ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप कुछ सीन्स देखें। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। अब इन सीन्स को दिखाने के पीछे मेरा इंटेंशन आपको हंसाना नहीं था, बल्कि हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री की सैड रियलिटी दिखाना था। मतलब सरकारें बदल गई, जनरेशन्स बदल गई, ऑर्कुट, स्काइप, कार्टून नेटवर्क बंद हो गए, हम एक बार स्पेस में जाकर दोबारा जाकर वापस भी आ गए, लेकिन हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री अभी भी उसी स्पेस में अटकी हुई है जहां पर वो 25 साल पहले थी। 1,000 years later. One eternity later. क्योंकि शायद नारायण शंकर की तरह हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री को भी परिवर्तन पसंद नहीं है। मुझे किसी भी तरह का परिवर्तन पसंद नहीं। तो आज बात करेंगे कि हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री को आखिर हो क्या गया है। कभी रामायण और महाभारत के लिए सड़कें खाली हो जाया करती थी, मिहिर वीरानी के कैरेक्टर को वापस लाने के लिए पूरे इंडिया ने प्रोटेस्ट करा था और फाइनली एक फिक्शनल कैरेक्टर को टीवी सीरियल में जिंदा करना पड़ा था। शक्तिमान देखने के लिए बच्चे सैटरडे स्कूल बंक किया करते थे तो उसे संडे टेलीकास्ट करना पड़ा। तो उसी टेलीविजन की हालत आज ये हो गई है कि वो बैकग्राउंड में शोर की तरह बस चलता रहता है। टेलीविजन का कंटेंट आज व्यूअर्स के लिए कम बल्कि मीम बनाने वालों के लिए ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो क्यों आया ये चेंज और आखिर क्या मजबूरी है कि इंडियन टेलीविजन के सैड रियलिटी को जानते हुए भी ये मेकर्स वही घिसी पिटी कहानियां बनाए चले जा रहे हैं। क्योंकि इंडियन टेलीविजन सीरियल्स ने अगर अपने कंटेंट को थेरेपी करवाते हुए ठीक नहीं किया तो इस कंटेंट को देखने वाले व्यूअर्स को तो डेफिनेटली थेरेपी की जरूरत पड़ेगी। तो आज बताएंगे इंडियन टेलीविजन के डिप्रेसिंग स्टेट के पीछे के राज और एक्सपोज करेंगे कि आखिर क्यों सब कुछ जानते हुए भी मेकर्स वही घिसे पिटे फॉर्मेट पर अटके हुए हैं। तो शुरू से शुरू करेंगे। हेलो, मैं हूं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्योंकि सास भी कभी बहुत ही दोबारा 25 साल बाद वापस आ रहा है, फिर आ रही है तुलसी आपके आंगन में खिलने। और अगर आज भी हमें दोबारा 25 साल पुराना वही नॉस्टैल्जिया फैक्टर रिपीट कर टीआरपीज बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ रही है, देन डेफिनेटली देयर इज समथिंग लैकिंग। शायद हमारे पास नए आइडियाज की कमी है। वही एक जैसे ड्रामा, एक जैसी कहानियां, एक जैसे डायलॉग्स, 3 बार कैमरा घुमा घुमा कर सरप्राइज बैकग्राउंड इफेक्ट देना, कभी किसी की मेमोरी लॉस हो जाती है तो कभी किसी को प्लास्टिक सर्जरी करवाना पड़ता है, और जब कुछ नहीं होता तो पुनर्जन्म का एंगल लेकर वही कहानी को च्युइंगम की तरह खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ। इसका मतलब ये मेरा अतीत, मेरा पिछला जन्म है, मैं प्रार्थना हूँ। ऑडियंस का क्या है, उसे तो कुछ भी दोगी वो देख ही लेगी। हमारे टेलीविजन सेट्स भले ही कलर हो गए हों, लेकिन अभी भी हमारे टेलीविजन का कंटेंट वही ब्लैक एंड व्हाइट है। मतलब एक वैम्प होगी जो टोटली ब्लैक होगी, विलन होगी जो हमेशा अपने सिग्नेचर म्यूजिक के साथ सीन में एंट्री लेगी। एक खड़ूसा दकियानूसी सास और एक सीधी साधी घरेलू संस्कारी बहू जिसके साथ हर कोई बुरा करेगा लेकिन वो सबके बारे में अच्छा ही सोचेगी। मतलब एक कैरेक्टर जो होगा टोटल वाइट। समय बदल गया, ऑडियंस बदल गई, ऑडियंसेस का टेस्ट भी बदल गया, लेकिन इंडियन टेलीविजन को परिवर्तन पसंद नहीं। आज ओटीटी पर गुल्लक, स्कैम, कोटा फैक्ट्री, पंचायत जैसी सीरीज चल रही हैं, लेकिन हमारे टेलीविजन में अभी भी चल रहा है अंडा डाला है, रसोड़े से बाहर गई थी तो रसोड़े में कौन था। लेकिन कहानी हमेशा से ऐसी नहीं थी। टेलीविजन का एक गोल्डन एरा भी था। आज इंडियन टेलीविजन का कंटेंट इतना रिपीटेटिव और मोनोटोनस बन चुका है कि सैडली आज मुझे कहना पड़ रहा है कि एक चीज़ जिसमें शायद हम पाकिस्तान से अभी भी पीछे हैं या फिर पाकिस्तान हमसे अभी भी एक चीज़ में अगर अच्छा या आगे है वो है टेलीविजन। पाकिस्तानी टेलीविजन का कंटेंट हमारे टेलीविजन के कंटेंट से मच बेटर है और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि उनकी कहानियों में सिंप्लिसिटी और रियलिस्टिक प्लॉट दिखाए जाते हैं। तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ सोचने के लिए टाइम नहीं है क्या?
लेकिन हमारा टेलीविजन हमेशा से ऐसा रिग्रेसिव नहीं था। 80s और 90s के ऐसे कई सारे सीरियल्स थे जो अपने सब्सटेंस और स्टोरी के लिए जाने जाते थे, जैसे कि हम लोग, बुनियाद, नुक्कड़, देख भाई देख, वागले की दुनिया, फौजी, मालगुड़ी डेज, स्वाभिमान, उड़ान और न जाने ऐसे कितने सारे सीरियल्स जो मिडिल क्लास ऑडियंस के डे टू डे स्ट्रगल्स और उनकी लाइफ की कहानियां बयां करती थी। प्लॉट्स रियलिस्टिक होते थे, कैरेक्टर्स सिंपल होते थे, सेट सिंपल होता था, रियल फैमिली डायनामिक्स दिखाए जाते थे और सोशली रेलेवेंट टॉपिक्स जैसे कि क्लास, करप्शन, जेंडर बायस पर बेस्ड कहानियां हुआ करती थी। लेकिन आज हमारे टेलीविजन में है लाउड म्यूजिक, लाउड मेकअप, हेवी हैंडेड ड्रामा और बहुत सारा जूम इफेक्ट। 80s और 90s के सीरियल्स में स्टोरी टेलिंग पर फोकस किया जाता था, यानी कि कहानी पर फोकस किया जाता था, ना कि टीआरपी रेटिंग्स पर। लेकिन उसके बाद आया साल 2000 और हमारा इंडियन टेलीविजन हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। साल था 2000 और एकता कपूर हमारी टेलीविजन की करण जौहर बनकर आ चुकी थी। यानी करण जौहर की फिल्मों में जैसे लार्जर देन लाइफ सेट्स होते हैं, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक उसी का टेलीविजन वर्जन इंडियन टीवी स्क्रीन्स पर आ चुका था। ऐसे कैरेक्टर्स दिखने लगे जो लाउड मेकअप और भारी भरकम साड़ियों और गहनों के साथ दिन रात घरों में घुमा करते थे। एक मिडिल क्लास फैमिली भी काफी रईसों जैसी दिखाई जाती थी और साथ में होता था शू शाह वाला बैकग्राउंड इफेक्ट। तुम इस घर से बाहर कदम भी नहीं रखोगे। रुक जाइए पंडित जी, ये शादी नहीं होगी। शादी रोकने वाली अब होती कौन है? और इन सब ने मिलकर ऑडियंस को इतना ज्यादा इंप्रेस कर लिया कि ऑडियंस इन शोज की दीवानी बन गई और ये शोज 1,000 एपिसोड्स तक चले। के अल्फाबेट से शुरू होने वाले इन टेलीविजन सीरियल्स के बीच में एक चीज कॉमन थी, इन सब का प्लॉट सास और बहू के कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड ही था। जो इन सीरियल्स के मेन टारगेट ऑडियंस जो महिलाएं हुआ करती थी, उनकी दुखती रग को छूता था। उनको तुलसी की लाइफ की प्रॉब्लम्स में खुद की प्रॉब्लम नजर आती, रमोला सिकंद के षड्यंत्रों में अपनी सास नजर आती, कहानी घर घर की कहानी में खुद के घर की कहानी नजर आती और यहीं से बालाजी टेलीविजन के शेयर्स आसमान छू गए और अब तक टेलीविजन एक्टर्स को थोड़ी नीची निगाहों से देखा जाता था। एकदम से उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई और उन्हें भी स्टार पावर मिल गई और इसी के साथ साथ बहुत सारे टेलीविजन एक्टर्स को तो फिल्मों में भी लीड रोल ऑफर किए गए। तो सब कुछ तो ठीक था, तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ हुई? तो इंडियन मार्केट में इन देसी के ड्रामा वाले सीरियल्स हिट हो चुके थे और जिस चैनल पर ये आते थे, स्टार प्लस, उसके मार्केट वैल्यू और टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और फिर दूसरे टेलीविजन चैनल्स जैसे कि जी, कलर्स, सोनी ने भी यही फॉर्मूला कॉपी करना शुरू कर दिया। अब सभी चैनल्स में सिर्फ सास बहू वाले ड्रामा सीरियल्स ही चल रहे थे। मतलब एक बार अगर आपने किसी से कह दिया कि आपको बिरयानी खाना पसंद है तो वो आपको रोज बिरयानी ही खिलाता चला जाए। कुछ ऐसा ही हो रहा था हमारे इंडियन टेलीविजन के व्यूअर्स के साथ भी। और हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ना दो बीमारियां हैं। पहला तो कुछ भी नया ट्राई नहीं करना है, मतलब कुछ भी नया ट्राई करने से डरते हैं। जो चलता है, जैसा चलता है उसे वैसे ही चलने दो। लगता है ये फॉर्मूला चल रहा है तो उसको चलाओ, घिसो इसको जितना घिसा जा सकता है। और उससे भी पैथेटिक ये हो गया कि वो जो अब ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। और दूसरा कि अगर किसी एक की कोई चीज चल गई तो हर कोई उसी को ही कॉपी करना चालू कर देता है। जैसे जंगल आई तो जंगल जैसे बहुत रोल, फिर चुप चुप के तो चुप चुप के जैसे, माला माल वीकली तो माला माल वीकली जैसे रोल। अगर एक एक्टर की एक जॉनर की मूवी चल जाती है तो उसे उसी जॉनर में टाइपकास्ट कर देते हैं। चूंकि हम लोग इंस्टीट्यूट में थे तो टाइप कास्ट की बहुत बात करते थे और यही टाइपकास्ट हमारे टेलीविजन सीरियल्स के साथ भी हुआ। हमारी ऑडियंसेस ने इन टेलीविजन सीरियल्स को इतना प्यार दिया कि अब मेकर्स को लगा कि इससे हटकर कुछ भी बनाना सही नहीं होगा और सास बहू के सीरियल्स ही आज तक चलते चले जा रहे हैं। स्ट्रेंज, कौन है जिसने कोमोलिका को पलट के नहीं देखा? अब ऐसा नहीं कि सारे सीरियल्स के प्लॉट बेकार थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बेकार बन गए क्योंकि हमारे यहाँ पर आदत है ना कि कोई भी चीज़ ना उसे आखिरी दम तक निचोड़ लेते हैं। किसी भी चीज़ को इज्जत के साथ टाइमली बंद करना हमारे टीवी वालों को आता ही नहीं है। तभी 20-20 साल का लीप लेकर 15-15, 20-20 साल तक एक टीवी सीरियल को खींचे चले जाते हैं। कहानी बन नहीं पा रही है, अजीबोगरीब ट्विस्ट लेकर आते हैं। कोई मर गया तो उसका पुनर्जन्म कर दिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो मेमोरी लॉस हो गई, किसी का फेस ही प्लास्टिक सर्जरी से बदलकर नए एक्टर को वहां पर लाकर उसे नया चेहरा देकर कहानी को आगे बढ़ा दिया जाता है। रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया था, याद है तुम्हें? उस हादसे में चेहरा इतना डैमेज हो गया कि डॉक्टर को मेरी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी। और ये सब तब तक चलता है जब तक ऑडियंस खुद थक कर झेल कर इन सीरियल्स को देखना बंद नहीं कर देती और इनका टीआरपी सिग्निफिकेंटली डाउन नहीं हो जाता। तब जाकर मेकर्स को रियलाइज होता है कि अब नहीं चल पा रहा, अब इसे बंद करते हैं।
तो 2010 तक हमारे टीवी सीरियल्स में सास बहू वाले प्लॉट के सीरियल्स की एक भीड़ लग चुकी थी। अब ऑडियंस धीरे धीरे इन सीरियल से बोर होने लगी, तो हमारे मेकर्स ने एक नई तरकीब निकाली। उन्होंने सुपर नेचुरल फैंटेसी बेस्ड एकदम इलॉजिकल, जिनमें कोई सेंस नहीं बनता, ऐसे सीरियल्स को लेकर आ गए, जैसे कि नागिन, ससुराल सिमर का, जिसमें सिमर मक्खी बन जाती है। ये सिमर क्यों नहीं आई अभी तक? नजर, दिव्य दृष्टि, ब्रह्म राक्षस, इन सभी सीरियल्स में लॉजिक एकदम नहीं था। अब व्यूअर्स का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, इन सीरियल से मीम बनाने वालों को बहुत फायदा हुआ। ये सीरियल्स मीम फैक्ट्री बन गई और टेलीविजन सीरियल्स में जो थोड़ा बहुत रियलिज्म, जो रियलिटी बची थी, अब वो भी खत्म हो चुकी थी और यहीं से शुरू हुआ हमारे इंडियन टेलीविजन का डाउनफॉल। जो लार्जर देन लाइफ प्लॉट्स हमारे टेलीविजन सीरियल्स को ऊपर ले गया, वही लार्जर देन लाइफ प्लॉट उनके डाउनफॉल का भी मेन रीजन बना। कैसे, बताते हैं। तो दुनिया अब आगे निकल चुकी थी, लेकिन हमारी टेलीविजन सीरियल्स अभी भी साल 2000 में ही अटकी हुई थी और उसके बाद आया लॉकडाउन एंड देन द वर्ल्ड सॉ द राइज ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स। जहाँ टेलीविजन व्यूअर्स को फैंटेसी परोस रही थी, वहीं पर ये OTT प्लेटफॉर्म्स व्यूअर्स को रियलिटी के करीब ले गए। यहाँ संस्कार और रीति रिवाज का ड्रामा नहीं, बल्कि रियल लाइफ दिखाया जा रहा था, जिसमें गालियां भी थी, न्यूडनेस भी था, बट ओवरऑल स्टोरीज हकीकत के ज्यादा करीब और रिलेटेबल थी। साथ ही साथ एक और चीज थी जो OTT का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन के आई, और वो ये कि यहाँ पर सीरियल्स की तरह ही बनकर आई, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन में 8 और 10 एपिसोड में खेल खत्म। इससे क्या हुआ कि ऑडियंस का जो कहानी में इंटरेस्ट भी बरकरार रहा और उसका बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट होता था। यहाँ पर अननेसेसरी कहानी को च्युइंगम की तरह नहीं खींचा जाता था और इससे ऑडियंस का कहानी में इंटरेस्ट और अटेंशन दोनों बना रहता। एंड दैट्स द रीजन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन शिफ्टेड फ्रॉम टेलीविजन टू द OTT प्लेटफॉर्म्स। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये सारी चीजें तो टेलीविजन वालों को भी पता है, तो वो सुधर क्यों नहीं रहे हैं? Why they are not changing their content? Great thought. Here's the answer. Creativity is also a business. Right. So मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसके एक बिजनेस की तरह देखते हैं। So उनको ऐसी स्टोरीज कहनी है जहां पर पैसे आए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टेलीविजन चैनल्स का जो मेन कस्टमर होता है वो व्यूअर्स नहीं होते हैं, वो होते हैं इनके एडवर्टाइजर्स। और एडवर्टाइजर्स जो है वो TRP के बेसिस पे उन्हें पैसे देते हैं। यानी जिस टेलीविजन सीरियल्स के TRPs हाई है, उस सीरियल में अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए चार्जेस भी ज्यादा दिए जाते हैं। लेकिन ये TRP आखिर कैसे मेजर की जाती है और कैसे इसके फिगर्स को मैनिपुलेट किया जाता है? दरअसल TRP मेजर करने के लिए घरों में TRP मीटर्स लगाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये TRP मीटर्स जो हैं वो रूरल विलेजेस या फिर Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में ही लगे होते हैं, और वो भी बहुत ही सिलेक्टेड घरों में ही होते हैं, जहाँ पर टीवी बैकग्राउंड में शोर की तरह बस चलता ही रहता है। और उसमें भी ज़्यादातर ये ओल्डर जनरेशन होती है जो इन सीरियल्स को देखती है, और वो देखती भी नहीं है, बेसिकली वो बैकग्राउंड में चलता ही जाता है। इट्स जस्ट अ मीन्स ऑफ टाइम पास, और वक्त बिताने के लिए वो ये टीवी चला के रख देते हैं ताकि उन्हें एक कंपनी का एहसास हो। लेकिन टीवी वाले इसे ऐसे दिखाते हैं कि भाई ये टेलीविजन सीरियल देखो इतने घरों में देखा जा रहा है और लगातार देखा जा रहा है, तो इसका मतलब है इसकी TRP काफ़ी हाई है, और इस तरह से शो पॉपुलर बनते हैं। और इन शोज़ में अपने एड्स देने के लिए एडवर्टाइजर्स ज़्यादा पैसे देते हैं। तो अक्सर आप समझते होंगे कि क्यों ये शोज़ इतने घटिया होने के बावजूद चल रहे हैं, इनके TRPs इतने हाई आ कैसे रहे हैं? ऐसे आ रहे हैं। अच्छा, अब एडवर्टाइजर्स को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती है, क्योंकि हमारे एडवर्टाइजर्स जो होते हैं उनके ज़्यादातर जो कस्टमर्स होते हैं इनके होते हैं महिलाएं, और ज़्यादातर एडवर्टाइजर्स इन महिलाओं पर बेस्ड प्रोडक्ट्स ही बेच रहे होते हैं, जैसे कि वॉशिंग पाउडर, तेल, मसाले। तो इस तरीके की कहानियां एक्चुअली सर्व्स देयर पर्पस, जहां पर एक संस्कारी बहू दिखाई जाती है और उसका सारा काम होता है अपने घर की देखभाल करना, अपने परिवार को संभालना, और ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे टारगेट ऑडियंस एकदम आपस में परफेक्ट मैच बनकर आते हैं। तो एडवर्टाइजर्स को अपना टारगेट ऑडियंस मिल रहा है तो उनको भी फायदा है, टेलीविजन चैनल्स को भी एडवर्टाइजर्स अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं तो उनको भी फायदा है, और इसी वजह से आज भी टेलीविजन पर सास बहू वाले सीरियल्स ही बनते चले जा रहे हैं। नो रिस्क एटीट्यूड। हमारे टीवी के प्रोड्यूसर्स रिस्क नहीं लेना चाहते, जो चलता है उसे चलने दो, जैसा चलता है वैसे ही चलने दो। जब मैं किसी चैनल को बोलता हूँ ना कि मुझे LGBTQ के ऊपर शो बनाना है, तो उनका पता है फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता है? नो नो,
टीवी इज फैमिली व्यूइंग। और इसी वजह से ये सास बहू वाले सीरियल्स इतने तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर गलती से किसी नए आइडिया पर कोई शो बन भी जाता है तो उसे लेट नाइट का स्लॉट दे दिया जाता है और फिर उसकी व्यूअरशिप बढ़ने के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। और अगर कुछ नया ट्राई किया और वो फ्लॉप हो जाता है तो बस फिर क्या, वापस दोबारा सास बहू वाले मोड पर आ जाते हैं। नए टैलेंट को मौका देना। एंड व्हेन आई से टैलेंट, आई डोंट मीन एक्टर्स, आई मीन राइटर्स। किसी भी सीरियल का जो मेन हीरो होता है वो होता है उसकी कहानी, उसकी स्टोरी। आपका टीवी सीरियल हो, आपकी फिल्म हो, आपका प्ले हो, आपका वेब शो हो, आपका हीरो स्टोरी है, आपकी मेन पिलर्स राइटर्स हैं। और अच्छी कहानी और स्टोरी के लिए चाहिए अच्छे राइटर्स। और हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम उसी स्टोरी को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, हम राइटर्स को तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। और हमारे टेलीविजन सीरियल्स में नए राइटर्स के लिए घुसना बहुत ही मुश्किल है। वही पुराने राइटर्स हर सीरियल में नजर आते हैं, उनकी वही एक ही तरीके की राइटिंग नजर आती है। और जब राइटर वही है, कहानी वही है, तो फिर नया क्या ही मिलेगा। और यहीं पर अगर 80s और 90s के सीरियल्स की बात करें तो उनकी मेन जो उनका प्लस पॉइंट था वो था उनकी राइटिंग, एंड दे हैड सम ऑफ द बेस्ट राइटर्स राइटिंग देयर स्टोरीज। जैसे कि वागले की दुनिया वॉज बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स क्रिएटेड बाय रिनाउंड कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण। बुनियाद के राइटर थे मनोहर श्याम जोशी, जिन्होंने हम लोग की भी कहानी लिखी थी। सिर्फ सीरियल्स के लिए नहीं बल्कि उन्होंने बहुत सारे फेमस नॉवेल्स भी लिखे हैं। और उनकी एक नॉवल है जिसका नाम है क्याप, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। मालगुडी डेज इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाय R.K. नारायण। स्वाभिमान वॉज जॉइंटली रिटन बाय शोभा दे एंड विनोद रंगनाथ। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी राइटर्स थे 80s और 90s के, उन्होंने टेलीविजन के बाहर भी एक वॉल्यूम ऑफ वर्क उनका था। और उन्होंने कई सारे, मोस्टली ये नॉवलिस्ट हुआ करते थे और इनकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा मजबूत पकड़ थी। लेकिन यही चीज़ हम आज के टेलीविजन के राइटर्स के बारे में नहीं कह सकते। टेलीविजन सीरियसली नीड सम गुड राइटर्स एंड स्क्रीन प्लेस। और ये इतना मुश्किल नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज किस, यानी कि कीप इट सिंपल एंड स्वीट। जब मैं कहती हूँ कि पाकिस्तानी सीरियल्स हमारे इंडियन टेलीविजन सीरियल से बेटर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके यहाँ पर प्रिजन ब्रेक या स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी कहानियां लिखी जा रही हैं। बट द वे दे एग्जीक्यूट देयर सीन्स विदाउट लूजिंग द सिंप्लिसिटी एंड एसेंस ऑफ द स्टोरी इज समथिंग दैट द इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री नीड्स टू लर्न फ्रॉम। मतलब मुझे लगता है एक तो कहानी तो खैर उनकी है ही बहुत कमाल, और जो रिश्तों की इतनी डिटेलिंग ना हम फिल्मों में करते हैं ना हम सीरियल्स में करते हैं। और पाकिस्तानी टेलीविजन सीरियल्स का तो बजट भी हमसे कम है और रिसोर्सेज भी बहुत ही लिमिटेड है, फिर भी उनका कंटेंट हमसे कहीं ज़्यादा बेटर है। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यहाँ पर दो सीरियल्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं। एक है पाकिस्तानी सीरियल और दूसरा है एक इंडियन टेलीविजन सीरियल। तो यह है एक पाकिस्तानी टेलीविजन सीरियल और एक बहुत ही सिंपल सा सीन है, वेरी ऑर्डिनरी बट टोटली रिलेटेबल। और कोई शोशाबाजी नहीं है, एकदम सिंपल और सटीक और रियलिस्टिक राइटिंग है। ओह वाह, चलें इसका भी क्रेडिट आप ले लें। तो सही तो है, अगर तुम्हारे पीछे ना पड़ी रहती तो तुम पढ़ाई करते क्या? माँ थोड़ी सी ज्यादती कर रही है मेरे साथ। और यहाँ पर है एक इंडियन टेलीविजन का सीन, ड्रामेटिक, ओवर एग्जैजुरेटेड एंड टोटली अनरिलेटेबल। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और ये कोई एक सीरियल नहीं बल्कि हर एक सीरियल की यही कहानी है। राजवीर लूथरास का खून है। और ये सिर्फ सोप ऑपरास की कहानी नहीं है। दिस ओवर एग्जैजुरेशन एंड ड्रामा इज अक्रॉस ऑल जॉनर्स। हमारे जितने भी रियलिटी शोज हैं ऑलमोस्ट सभी फॉरेन के रियलिटी शोज के अडेप्टेशंस हैं, तो ओरिजिनलिटी की बात तो भूल ही जाइए। लेकिन जैसे हम इंडियंस को हर एक चीज में तड़का लगाने की आदत है ना, हमारे रियलिटी शोज में भी ड्रामा और इमोशंस का भर भर के तड़का लगता रहा है। You're dying for it. Get off my back. रियलिटी शोज में टैलेंट कम और टीयर्स ज्यादा दिखाई देते हैं। रोना धोना मचाकर टीआरपी की रेस में भर भर के ड्रामा सर्व किया जाता है। वो जो आइडल शुरू हुआ था जहाँ पे हम जजेस को अलाउ नहीं था स्टेज पर जाना, अब वहां पे क्या होता है? टीआरपी नो। कॉमेडी के नाम पर वही मोटू पतलू वाले जोक सर्व किए जाते हैं, बॉडी शेमिंग की जाती है, तेरा मुंह टेढ़ा है, तेरे होंठ बड़े हैं, एंड ऑडियंस लव इट। आपको पता बाजी, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरे अनसक्सेसफुल होने के पीछे इसके दोनों हाथ, चारों होंठ हैं। वाइफ का मजाक उड़ाना, औरतों को स्टूपिड दिखाना,
जो हमारे देश में कॉमेडी के नाम पर अक्सर बैन लगा दिया जाता है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड हाउ दीज रिग्रेसिव ओल्ड जोक्स आर स्टिल मेकिंग इट टू द टेलीविजन। सुपरनैचुरल एंड साइंस फिक्शन, ये सुपरनैचुरल थ्रिलर्स और साइंस फिक्शन के जो ग्राफिक्स और वीएफएक्स यूज किए जाते हैं वो अभी भी वही है जो 80s में हुआ करते थे। इनका सॉफ्टवेयर अभी भी अपडेट ही नहीं हुआ है। जो वीएफएक्स 80s में ऑडियंसेस को वाव लगते थे वो आज भी यूज किए जाते हैं और ऑडियंसेस को हाउ लगते हैं। इन वीएफएक्स से बेटर तो यूट्यूबर्स घर पर ग्रीन स्क्रीन लगाकर इससे बेटर आउटपुट निकाल लेते हैं। एंड हॉरर शोज, जितना कम बोला जाए उतना ही अच्छा है। तो प्रॉब्लम है, सबको पता है। प्रॉब्लम क्या है ये भी सबको पता है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन नंबर 1, टीआरपी सिस्टम को रिफॉर्म करना होगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो टीआरपी मीटर्स होते हैं ये ज़्यादातर रूरल एरियाज या टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ में ही लगाए जाते हैं और बहुत ही सिलेक्टेड घरों में ही होते हैं। लेकिन बड़े शहरों में और मेट्रो सिटीज़ में जो ऑडियंसेस है, जो अर्बन ऑडियंस है, वो ओटीटी पर शिफ्ट हो चुकी है। ओटीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऑडियंस क्या देख रही है, क्या नहीं देख रही है, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, विच कंसिस्ट ऑफ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। और इनफैक्ट अब तो रूरल विलेजेस में भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लोग देखने लगे हैं। लेकिन इसको रिकॉर्ड करने के लिए टीआरपी मीटर्स की तरह कुछ भी नहीं है, जिस वजह से टीआरपी को अभी भी तवज्जो दी जाती है और ओटीटी प्लेटफॉर्म के रेटिंग्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? वेल, इसका सीधा सोल्यूशन होगा कि डिजिटल और लीनियर व्यूअरशिप को मर्ज करना। डिजिटल यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म, स्मार्ट टीवी और इंटरनेट पर जो ऑडियंस देख रही है वो, और लीनियर यानी कि डिश टीवी और केबल पर जो भी सीरियल्स आते हैं उसे। तो इन दोनों के ही रीडिंग्स लेने होंगे, इन दोनों के ही व्यूअरशिप को आपस में मिलाकर काउंट करना होगा और तभी जाकर एक क्लियर पिक्चर आएगी कि वाकई में किस शो को ऑडियंस ज्यादा देख रही है और किसे नहीं, और तब जाकर असली सच्चाई सामने आएगी। और ये सब करने से सिर्फ व्यूअर्स को ही नहीं बल्कि टेलीविजन के जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको भी एक क्लियर पिक्चर मिलेगा। उन्हें भी पता चलेगा कि वाकई में कौन से शोज पॉपुलर है और कहां पर उन्हें पैसा लगाने की जरूरत है। चैनल्स को नए राइटर्स को मौका देना होगा। न्यू आइडियाज, न्यू स्टोरीज और न्यू कैरेक्टर्स को लिखने के लिए नए टैलेंट को टीवी इंडस्ट्री में आने का मौका देना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम इज हम उसी 2002-2003 के मुद्दे लेकर उनको घसीट रहे हैं। और वो तमाम पुराने वेल सीजन राइटर्स जिनकी राइटिंग में अच्छी पकड़ है, जो क्रिएटिविटी को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, ऐसे राइटर्स को वापस टेलीविजन में दोबारा लाने की जरूरत है। रियल मुद्दों पे कहानियां बनानी होंगी, बिना उन्हें एग्जैजरेट किए, बिना शोशाबाजी के। सिर्फ संस्कारी नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स को लाना होगा जिनमें फ्लॉज होंगे लेकिन रियल हों। सिंपल प्रोडक्शन बट स्ट्रॉन्ग राइटिंग। नो अननेसेसरी का बैकग्राउंड ड्रामा 3 बार जूम करके और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, लाउड म्यूजिक, लाउड मेकअप और लाउड सेट के साथ, ये सब करना बंद करना होगा। टीआरपी के डर के साथ नहीं बल्कि कंटेंट को प्रायोरिटी देकर कहानियां लिखनी होगी। चेंज द फॉर्मेट। मेकर्स को ये समझना होगा कि टेलीविजन के फॉर्मेट को अब चेंज करने की जरूरत है। उन्हें ऐसे टेलीविजन सीरियल्स बनाने चाहिए जो एक फाइनाइट नंबर ऑफ एपिसोड्स के साथ ही आए और खत्म हो जाए इज्जत के साथ, न कि उन्हें 1000-2000 एपिसोड्स तक 10-10 साल, 15-15 साल तक खींचते रहे। कहानी में इमोशंस हो लेकिन बेकार का रोना धोना और ओवर ड्रामा नहीं होना चाहिए। यहाँ ऑडियंस को भी अपनी आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। ऑडियंस को भी जरूरत है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ट्विटर पर या यूट्यूब पर आकर ऐसे कंटेंट के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। वो बताएं कि वो किस तरीके का कंटेंट देखना चाहती हैं, क्योंकि जब ऑडियंस बोलती है तो मेकर्स सुनते हैं। और हमारे पास ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जब ऐसी वाहियात स्टोरीज का लोगों ने ट्रोल किया तो उसका इफेक्ट सीरियल्स पर देखने को मिला। जैसे कि ससुराल सिमर का में जब सिमर मक्खी बन जाती है तो खूब ट्रोल किया गया इस कंटेंट को, जिसके बाद इस शो की रेटिंग सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गई। आज थिएटर्स में मूवी देखने के लिए एक एवरेज फैमिली साल के 2 या 3 बार जाती है। बहुत ही ज्यादा शौकीन हुए तो मान लेते हैं कि 8 से 10 बार चली गई। लेकिन टेलीविजन वो दोस्त है जिसके साथ आपकी हर शाम चाय पर मुलाकात होती है, और यही टेलीविजन का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एंड इट्स हाई टाइम कि टेलीविजन को खुद को रिवैम्प करने के बारे में सोचना चाहिए। वही 20-25 साल पुरानी नॉस्टैल्जिया वाली कहानियां रिपीट करके नहीं बल्कि नई कहानियों के साथ, वरना वो दिन दूर नहीं जब ऑडियंस टेलीविजन को छोड़कर अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब की ओर रुख करेगी। और यहाँ पर तो ओटीटी की तरह सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे भी नहीं देने पड़ते। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इंडियन टेलीविजन कभी बदलेगा या फिर सबको यूट्यूब पर ही शिफ्ट हो जाना चाहिए? मुझे अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे एक और बॉलीवुड से जुड़ी कहानी लेकर, जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।